जी दीदी। तो कल हम कुछ वॉलेट्स कुछ हम डिजिटल पहले पढ़ रहे थे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड थी, ठीक है? जिनमें हमने बैंकिंग से रिलेटेड कुछ-कुछ चीज़ें पढ़ी थी, यूपीआई पेमेंट से रिलेटेड थी और एनपीसीआई से भी रिलेटेड थी। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें रिवीजन की आवश्यकता है। भारत बिल भुगतान पेमेंट बीबीपीएस ये भी शायद हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है? तो आगे हमें शायद आधार पे से पढ़ना था। एक बार कोई कंफर्म कर दीजिए। जी दीदी। हुँ, ठीक है। एक सेकंड। ठीक है, तो आधार पे से हम आज अपना स्टार्ट करते हैं। तो आधार पे एक पे वॉलेट है ये भी, ठीक है? देखिए ये टाइम से ना आने का नतीजा है, फिर मुझे परेशान होना पड़ता है। चलिए, ठीक है। तो आधार पे क्या है? तो उपभोक्ताओं को बिना किसी भौतिक भुगतान साधन के भुगतान करने की सुविधा देता है। यानी कि आपको फिजिकली वहां पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? एक पेमेंट रिसिप्ट है जिसके द्वारा आप भुगतान कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर चलता है और इसे व्यापारियों द्वारा इंस्टॉल इंस्टॉल किया जाना चाहिए, ठीक है? तो जैसे ही आपके यूपीआई है, जीपे है, फोन पे है, उसी तरीके से एक आधार पे है जो ऐप टाइप में होता है और ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे किसी भी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे आप इसका मैम आपकी आवाज कट कट के आ रहे हैं। सभी को आवाज कट रहा है क्या? जी दीदी। अच्छा, अभी नहीं। अभी आवाज ठीक आ रही है? जी दीदी। हम्म, ठीक है। तो आधार पे आपका उसी में यानी कि एक पेमेंट रिसिप्ट की तरह काम करता है, ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है ये क्या है? तो व्यापारी यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए ये होता है और उनके मोबाइल फोन को आधार और बायोमेट्रिक रीडर के लिंक करना होता है, ठीक है? ये बायोमेट्रिक रीडर की तरह ये कार्य करता है। इसमें एक लिंक जनरेट किया जाता है जिससे आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं भुगतान करने के लिए उपभोक्ताओं को सिर्फ अपना आधार नंबर दर्ज करना होता है। मतलब ये किससे लिंक्ड होता है? तो आपके जो आधार कार्ड का जो नंबर होता है ये उससे लिंक होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं फिंगरप्रिंट लेन देन का पासवर्ड होता है, ठीक है? यानी कि जैसे आप 2 डिजिट या सॉरी 4 डिजिट या 6 डिजिट का वैसे आप पासवर्ड बनाते हैं जी पे या फोन पे वगैरह पे, उसी तरीके से इसमें आपका जो पासवर्ड होता है वो कैसा होता है? फिंगरप्रिंट के आधार पर होता है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? ग्राहक को सबसे पहले अपने बैंक खाते को अपने आधार से लिंक करना होगा। तो यानी कि इसका जो भी प्रोसेस होता है आधार पे का, वो पूरा ही पूरा आपके आधार पर ही रिलेटेड होता है या उस पे आधारित होता है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका भारत क्यूआर कोड, ठीक है? तो भारत क्यूआर कोड क्या है?
तो आप जैसा कि क्यूआर कोड आप लोग जानते ही हैं, जैसे जीपे वगैरह में आप क्यूआर कोड के ही थ्रू पेमेंट इत्यादि करते हैं, तो उसी पे ही भारत क्यूआर कोड भी एक होता है, जिसमें क्यूआर कोड एक मशीन पठनीय मैट्रिक्स है, जिसे आप भुगतान करने के लिए अपने स्मार्टफ़ोन से स्कैन कर सकते हैं। ठीक है? तो जहाँ पे भी आपको पेमेंट करना है तो उनका एक वॉलेट का एक उनके एक क्यूआर कोड होता है, जिसे आप अपने फ़ोन से स्कैन करके आराम से पेमेंट कर सकते हैं। उसमें ना ही आपको किसी का नंबर लेने की आवश्यकता है, ना ही आपको किसी के बैंक अकाउंट की डिटेल लेने की आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ़ आप क्यूआर कोड के स्कैन करके उसको पेमेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से यदि आप देखेंगे तो आजकल ये तो हो गई पेमेंट की बात, लेकिन आजकल यदि आप बच्चों की बुक्स देखेंगे जो एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, वहाँ पर जो बुक्स के चैप्टर्स होते हैं, तो चैप्टर्स में भी ऊपर वहाँ पे क्यूआर कोड दिया होता है। उसको भी आप स्कैन करके गूगल्स के थ्रू आप उसकी पूरी स्टोरी यूट्यूब पर निकाल सकते हैं। ये भी एक एनसीईआरटी के तरफ से एक पहल निकाली गई है। तो ठीक है, तो क्यूआर कोड एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। नेक्स्ट कह रहे हैं सरकार ने एक सामान्य क्यूआर कोड समाधान प्रदान करने के लिए भारत क्यूआर कोड लॉन्च किया, जो भुगतान नेटवर्क में इंटर ऑपरेबल होगा। ठीक है, तो भुगतान के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? क्यूआर कोड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं आरबीआई। आरबीआई यानी कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व रिजर्व बैंक बैंक ऑफ ऑफ इंडिया। इंडिया। ठीक है, तो उसके निर्देशों के तहत एनपीसीआई, वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ठीक है, ये भी आपका एनपीसीआई के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट कह रहे हैं ये मास्टर कार्ड, वीजा, रुपे और प्लेटफॉर्म के लिए एक सामान्य इंटरफेस के रूप में काम करता है और आधार सक्षम भुगतान और एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई की स्वीकृति की सुविधा भी देता है। ठीक है, तो आप लोग जैसे अपने वॉलेट में भी देखते होंगे, वहां पे आपकी एक यूपीआई आईडी एक जनरेट होती है, उसके थ्रू भी आप एक पेमेंट का ऑप्शन रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं ये डिजिटल भुगतान के लिए कार्ड स्विपिंग मशीनों का उपयोग करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। यानी कि जो आपका ये यूपीआई है, क्यूआर कोड है, ये सब क्या करता है? ये आपके जो कार्ड आप स्वैप करते हैं, उसमें पासवर्ड डालते हैं और बहुत सारी चीजें होती है, कार्ड खो जाते हैं या पासवर्ड लीक हो जाता है, तो उससे हमारी पेमेंट को हमारा जो मनी है उसको काफी प्रॉब्लम फेस होती है, तो इसलिए उन सब आवश्यकताओं को ये खत्म कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल वॉलेट्स। अब इनके अंतर्गत कुछ वॉलेट्स आते हैं, तो ये क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक लेन देन करने की अनुमति देता है। ठीक है, अब इसमें कंप्यूटर से ऑनलाइन सामान खरीदना या किसी स्टोर पर कुछ खरीदने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करना आदि शामिल हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते को भी डिजिटल वॉलेट से जोड़ा जा सकता है, यानी कि आप अपने जो बैंक का खाता है उसको डिजिटल वॉलेट से जोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? अधिकांश अधिकांश बैंकों के पास अपने स्वयं के ई वॉलेट होते हैं। ठीक है, कुछ निजी कंपनियों के ई वॉलेट इस प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला ई वॉलेट आपका क्या है? पेटीएम। पेटीएम से आप सभी लोग परिचित होंगे। जी दीदी। जी तो दीदी। पेटीएम क्या है? पेटीएम का फुल फॉर्म होता है पे थ्रू मोबाइल। ठीक है, तो ये एक भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। ठीक है, जो कहाँ स्थित है? तो ये नोएडा में स्थित है। आप लोग लिख सकते हो चाहो तो, मैंने इसको लिखा नहीं है डिटेल में। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये नोएडा में स्थित है, जो डिजिटल भुगतान प्रणाली यानी कि ई कॉमर्स और वित्तीय सेवाओं के लिए विशेषज्ञता रखती है। ठीक है, और पेटीएम में जो लैंग्वेजेस हैं,
तो वो 11 लैंग्वेजेस यूज की गई हैं। मतलब इंडिया की 11 लैंग्वेजेस में ये पेटीएम मिलता है। क्लियर है? जी दीदी। नेक्स्ट है फ्री चार्ज। फ्री चार्ज क्या है? ये भी इंडिया का पॉपुलर वॉलेट ऐप है। ठीक है, जो फोन रिचार्ज करने के बड़े पैमाने पर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्री चार्ज का इस्तेमाल किस में होता है? फोन रिचार्ज करने में। आप लोग अपना फोन रिचार्ज करते होंगे ना, टॉक टाइम वगैरह हो गए, डाटा हो गया इत्यादि वगैरह। ठीक है, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है, और ना ही इस ऐप का यूज मतलब फीस आदि देने के लिए आप इस ऐप का यूज नहीं करते। ठीक है, इस ऐप से इंडिया के सभी बड़े मोबाइल ऑपरेटर्स और फोन नंबर का रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके लिए ज्यादा फेमस है? फोन रिचार्ज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मोबिक्विक। मोबिक्विक क्या है? तो ये गिनती देश का दिग्गज मोबाइल वॉलेट कंपनी में से एक है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने यूजर्स के लिए मोबाइल रिचार्ज से लेकर ऑनलाइन पेमेंट तक की सुविधा को आसान बनाया है। ठीक है, और भारत में विदेशी मोबाइल वॉलेट प्लेटफॉर्म के बीच मोबिक्विक ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मतलब जो भी विदेशी यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज के जो मोबाइल वॉलेट होते हैं और हमारे इंडिया के होते हैं, उनके बीच एक ब्रिज तैयार करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक वॉलेट है। ये भारत का पहला नॉन बैंकिंग वाला मोबाइल वॉलेट है। ठीक है, ये कैसा है? तो नॉन बैंकिंग है, नॉन बैंकिंग वाला मोबाइल वॉलेट है, जिसे आरबीआई द्वारा 2013 में, ठीक है, इसे कब जनरेट किया गया था? 2013 में इसे किसी भी बैंक में इंस्टेंट मनी ट्रांसफर के लिए अप्रूव्ड किया गया था। ऑक्सीजन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड आईसीओ सर्टिफिकेट दिया गया था। भारत में प्रमुख भुगतान समाधान प्रदाताओं में से एक है। ये वास्तविक समय में सेवाओं और प्रेषण को माइक्रो पेमेंट में शामिल करता है। इसी तरीके से ये और भी हैं, एम रूपी, एयरटेल मनी, जियो मनी और इट्स कैश। ठीक है, तो ये सब यदि आप देखेंगे तो आपको ऑनलाइन भी इसके विषय में मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से ये कुछ और भी हैं। ठीक है, तो इन सबको आप सर्च करके एक बार इनके विषय में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लिख करके अपने पास नोट्स बना लेंगे। भले मुझे मत भेजिएगा, क्योंकि आप लोगों को भेजने में बहुत कष्ट होता है, तो अपने सुविधा के लिए आप लोग थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लीजिएगा इससे रिलेटेड। अब आते हैं हम आगे 99 सर्विस। 99 सर्विस क्या है? तो ये भी आपकी एनपीसीआई के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये द्वारा भुगतान सेवा शुरू की गई थी एनपीसीआई के द्वारा। ठीक है, और इसमें क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा को क्या किया गया था? असंगठित अनुपूरक सेवा डेटा के तौर पे यूएसएसडी चैनल पर काम करता है। ठीक है, अब आप एक नंबर डायल करते हैं जो स्टार से शुरू होता है और हैश पर समाप्त होता है, तो आप उस यूएसएसडी का उपयोग कर रहे हैं। यानी कि आप ये जो 99 सर्विस का यदि प्रयोग करते हैं तो वहां पे कुछ नंबर होते हैं जिनका यूज आप स्टार लगा करके स्टार्टिंग करेंगे और उसका फिनिश कहाँ करेंगे? हैश लगा करके उसको वहां पर फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका यूएसएसडी का उपयोग उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि स्टार 99 हैश सेवा 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, के हिस्से के रूप में राष्ट्र को समर्पित की गई थी। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट हुई थी आपकी? 14 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं
यूएसएसडी वर्तमान में कम आय वाले ग्राहकों तक मोबाइल वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए सबसे अच्छी उपलब्ध संचार तकनीक है। ठीक है, मतलब ये कम आय यानी कि कम उसमें वो होता है, जो आपकी फाइनेंशियल इनकम है वो कम होती है और ग्राहकों तक मोबाइल से वित्तीय सेवाएं पहुंचाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं मोबाइल भुगतान प्लेटफॉर्म के बीच संचार के लिए प्राथमिक तंत्र। इसका उपयोग ग्राहकों और उनके मोबाइल भुगतान प्लेटफॉर्म यानी कि ग्राहकों और उनके मोबाइल भुगतान प्लेटफॉर्म के बीच संचार के लिए एक प्राथमिक तंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? प्राथमिक तंत्र, यानी कि मोबाइल जो भुगतान प्लेटफॉर्म है उसमें प्राथमिक तंत्र के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं इनमें बंगाल देश में बी कैश शामिल है। ठीक है, और कंबोडिया में विंग, मतलब हर जगह इसका नाम अलग अलग है। ठीक है, तो बंगाल देश में क्या है? बी कैश। कंबोडिया में क्या है? विंग। पाकिस्तान में क्या है? इजी पैसा। ठीक है, तंजानिया में क्या है? टिंगो। ठीक है, और फिर उसके बाद और एम पैसा और जिम्बाब्वे में इको कैश इत्यादि नाम से इसको जाना जाता है या इंक्लूड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आधार, जिससे आप सभी परिचित हैं। आप सभी का आधार कार्ड बना होगा। आजकल आपका बिना भी किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में बिना आधार कार्ड के आपको कोई भी किसी चीज में इवेंट में पार्टिसिपेट करने का नहीं मिलता है। ठीक है, उसके लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होती ही है। तो मोदी ने ये आधार कार्ड की योजना कब स्टार्ट की थी? तो 1 जनवरी 2013। ये क्या है? तो ये डिजिटल इंडिया का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को एक एक संख्या विशिष्ट रूप से पहचान प्रदान किया जाता है। यानी कि प्रत्येक नागरिक के लिए एक विशिष्ट यूनिक कोड है। ठीक है, जिससे आपका क्या होता है? आइडेंटिटी आपकी वेरीफाइड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर, ठीक है, तो ये डिजी लॉकर कब आया था? तो ये 2015 में इसको जनरेट किया गया था। तो ये क्या है? तो कागज रहित शासन को उद्देश्य में रखकर ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रमाण पत्र आदि संरक्षण किए जाते हैं। ठीक है, तो डिजी लॉकर के अंतर्गत आप क्या क्या रख सकते हो? अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हो, अपने सर्टिफिकेट रख सकते हो, उनका आप सॉफ्ट कॉपी रख सकते हो। ठीक है, हार्ड कॉपी नहीं। नेक्स्ट आपका आता है दिशा। दिशा क्या है? तो डिजिटल साक्षरता अभियान। ठीक है, ये क्या है? तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, यानी कि NDLM। इसे राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं ये क्या है? तो यह योजना 52 लाख लोगों को आईटी प्रशिक्षण यानी कि आईटी ट्रेनिंग देता है, जिसमें आंगनवाड़ी आशा कर्मचारी तथा अधिकृत राशन वितरक भी शामिल हैं। यानी कि जो ये आपकी दिशा यानी कि डिजिटल साक्षरता अभियान है, इसके अंतर्गत ये आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी आप लोग परिचित है आंगनवाड़ी से या नहीं? जी दीदी। हाँ, हाँ। जैसे छोटे छोटे जिले होते हैं या गांव होते हैं तो वहां पे आंगनवाड़ी इत्यादि होती है, जहां पर बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है और खाने के लिए पंजीरी इत्यादि भी वहां पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ताकि बच्चे वहां पे पढ़ने आए। ठीक है, तो आशा भी एक पोस्ट है, आशा पोस्ट भी है एक, और कर्मचारी इत्यादि, और राशन वितरक यानी कि जो आप लोगों ने राशन वाला पढ़ा था ना इससे पहले, उससे रिलेटेड है, तो उसका भी इसी के अंतर्गत शामिल होता है। नेक्स्ट आता है आपका उमंग। उमंग क्या है? तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, ये कब आया था? तो ये
15 में आया था ये, यहाँ पर कुछ 17 आ गया है। इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल पे कि उमंग कब आया था। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत में मोबाइल शासन को गति देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। यानी कि जो भी जिन लोगों के पास मोबाइल पहुंच नहीं थी, जिनका रूरल एरिया है या नेटवर्क प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वहां पे मोबाइल शासन को गति देने के लिए यह योजना स्टार्ट की गई थी, जिसके द्वारा कोई केंद्र राज्य सरकारों को 162 सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत कितनी सेवाएं चालू की गई? तो 162 सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एसेसिबल इंडिया कैंपेजन मोबाइल ऐप। अब ये क्या है? तो इसे सुगम्य भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये भी आपका इंडिया से रिलेटेड ही एक अभियान है, जिसके अंतर्गत ये दिव्यांग लोगों के लिए चलाया गया था, और बृहत कार्यक्रम जो उसके आत्मनिर्भर जीवन के हर आयाम के समान अवसर प्रदान करता था। यानी कि जो दिव्यांग लोग थे, उनको एक अपने व्यवसाय की राह दिखाता था, एक लक्ष्य देता था। ठीक है, जैसे कि जिनके हाथ पैर इत्यादि में विकार होता है, तो उनके लिए ये क्या करते थे, एक तरीके से उनकी जीविका चलाने के लिए उनको ये कार्य दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं योजना दिव्यांगों को एक निर्मित वातावरण, यातायात तथा सूचना प्रौद्योगिकी भी इसके अंतर्गत प्रदान की गई थी। उन्हें एक इन्वायरमेंट भी दिया जाता था कि किस तरीके से उन्हें अपना प्रौद्योगिकी यानी कि अपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी है वो किस तरीके से उन्हें असेंबल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है माई गवर्नमेंट MyGov.in। ठीक है, MyGov.in क्या है? तो यह पोर्टल ऑनलाइन चर्चा के द्वारा शासन में नागरिकों की सहभागिता हेतु कार्य करता है, और यह पोर्टल विभिन्न तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है और पुरस्कार भी प्रदान करता है। यानी कि ये गवर्नमेंट के द्वारा ही एक प्रतियोगिता के लिए, कंपटीशन के लिए चलाया गया है, डिजिटल पहल है, जिसमें आपको प्राइज भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है ई साइन फ्रेमवर्क। ई साइन फ्रेमवर्क क्या है? तो यह योजना आधार कार्ड से प्रमाणित होने के बाद किसी भी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने में सहायता करता है। यानी कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं, आजकल ऑनलाइन जॉब्स बहुत सारी चल रही हैं, जैसे कि पीडब्ल्यू इत्यादि में, तो वहां पे जो आपका ऑफिशियली लेटर आता है, तो वहां पर आपको एक डिजिटल हस्ताक्षर मांगा जाता है, तो उसके अंतर्गत ये आपको उसमें सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन मोबाइल ऐप। ठीक है, ये 2014 में चलाया गया था। हाँ, ठीक है, ये 2014 में चलाया गया था। ये ऐप नागरिकों तथा संगठनों को स्वच्छता हेतु जानकारी देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल क्या है? तो ये योजना स्कॉलरशिप, जैसे कि आप समझ ही रहे हैं, स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड छात्रवृत्ति इत्यादि है, उससे है। तो यह योजना छात्रवृत्ति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बनाया गया है। सरकारी छात्रवृत्ति निमित्त समस्त प्रक्रिया को एक ही पोर्टल पर पूरा किया जा सकता था। यानी कि एक अलग से एक पोर्टल बनाया गया, जैसे यूपी स्कॉलरशिप का भी एक अलग से पोर्टल बनाया गया है, उसी तरीके से ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, जिसमें आप अपनी छात्रवृत्ति से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस इत्यादि हैं, उनके विषय में वहां जा करके डिटेल भर भी सकते हैं, और उसके जो भी इंस्ट्रक्शन इत्यादि हैं, उनको वहां पर जा करके रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पर्टिकुलर हर स्टेट का एक अलग अलग पोर्टल होता है स्कॉलरशिप का, उसी तरीके और ये नेशनल लेवल का स्कॉलरशिप पोर्टल है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका ई हॉस्पिटल। ई हॉस्पिटल तो जाहिर सी बात है कि ये ऑनलाइन होगा आपका। तो ये अस्पताल संबंधी सुविधाओं की जानकारी हेतु ये योजना है, ठीक है, जिसमें लोग अपना ऑनलाइन डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शंस ले सकते हैं और उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और पेमेंट इत्यादि भी वहां पर कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी रिपोर्ट और चेकिंग इत्यादि को भी ऑनलाइन कर सकते हैं। ये आपकी ई हॉस्पिटल सबसे ज्यादा वर्किंग जो हुई थी वो कोविड के टाइम पे हुई थी, ठीक है। कोविड के टाइम अधिकतर लोग ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट अपनी बुक कराना पसंद कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत नेट। भारत नेट क्या है? तो ये योजना के अंतर्गत 2,50,000 ग्राम पंचायतों तक अत्यधिक गति की इंटरनेट की सुविधा पहुंचाया जाएगा, ठीक है। भारत नेट के अंतर्गत क्या है? 2,25,000 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने की बात की गई है और ये ग्रामीण इलाके में प्रकाशीय तंतुओं के द्वारा इंटरनेट पहुंचाने को विश्व का सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। ये विश्व की क्या है? सबसे बड़ी परियोजना है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि कितनी ग्राम पंचायतों की इसके अंतर्गत बात की गई है। नेक्स्ट है स्पोकन ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल ये क्या है? तो ये साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए NMEICT के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या है? तो दे आर 10 मिनट स्ट्रॉन्ग ऑडियो, यानी कि इसमें 10 मिनट के ऑडियो वीडियो सूत्र हैं और जो C++ और पाइथन जैसी भाषा तक पहुंचकर छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए किया गया है। मतलब इसमें आपको यदि आप लोगों को याद हो तो लैंग्वेजेस वगैरह मैंने आप लोगों को शायद पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, पाइथन, जावा, सी C++, है ना। तो उसी से रिलेटेड है। उसमें 10 मिनट्स ऑडियो वीडियो से इसको बना के इसमें डाला जाता है, ठीक है। ये आपका आईसीटी और एंड गवर्नेंस पूरा होता है। तो आईसीटी का जितने भी पॉइंट्स थे हमने सभी क्लियर कर लिए हैं। अब यहाँ इसके बाद किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते